यस, एज टाइम टेबल में जो बताया हुआ है, वी हैव टू स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सी इंटरमीडिएट में बहुत बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का वी कैन से। और जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो कंसेप्ट है, दैट विल बी कवर्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। मैं ना सिर्फ ब्रीफ देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या कवर करना है। और हम लोग जनरली ये भी कहते हैं कि इसमें से बहुत सारी चीजें फाइनेंस की है भी नहीं, ठीक है, कुछ कुछ अकाउंट्स को उन्होंने एफएम में रख दिया है। तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पेपर नंबर 10 का पार्ट है आपका, पेपर नंबर 10 कॉस्टिंग एंड एफएम, यहाँ पे तीन बड़े चैप्टर है और 2-3 माइनर छोटे चैप्टर है, ठीक है। जब वो स्टार्ट करेंगे देन विल डिस्कस दैट कॉस्टिंग पार्ट। एफएम की बात करें अपने, तो एक चैप्टर है दैट इज टीवीएम, जो अपने अभी स्टार्ट करना है, बट दैट इज नॉट गिवन इन योर मॉड्यूल। अब बोले सर मॉड्यूल में नहीं दिया है तो पढ़ाओगे कैसे? ये वो मतलब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वैसा वाला बात है। विदाउट टीवीएम यू कैन नॉट स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन थर्ड इज कैपिटल स्ट्रक्चर, देन फोर्थ इज लेवरेज, फिफ्थ डिविडेंड पॉलिसी, एक है कैपिटल बजटिंग। ये लिखना इंपॉर्टेंट है सो दैट आप पता चले कि अपने कितने टॉपिक्स है। फिर है वर्किंग कैपिटल, इट इज क्रेडिट पॉलिसी। ये आपके ना मेजर टॉपिक है, मतलब ये वीकेंड से एक एक अलग अलग हेडिंग के थ्रू अंदर चीजें पढ़ना है। और इसके अलावा एक चीज समझ लो ध्यान से, सिंस अपना एग्जाम ऑनलाइन हो गया है ना, तो हर एक सब्जेक्ट में एक और चीज ऐड हो गई है, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक्स में होगा क्या कि अपने मॉड्यूल में इन्होंने क्या मॉड्यूल दे रखा है आपको, 500 500 600 पेज का एक एक मॉड्यूल दे रखा है। क्लियर है? मतलब आप उठा के कोई भी मॉड्यूल देख लो, एटलीस्ट 500 पेजेस का होगा, 450 500 पेजेस का। तो जनरल जो पहले वाला एग्जाम था ना, उसमें ये टॉपिक कवर कर लिया 8, दैट मींस योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। बट अब हुआ क्या है, जो पहले 40 मार्क्स है आपके, दैट बिलोंग्स टू एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें वो लोग कुछ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में वी हैव टू वर्क फॉर दैट मिसलेनियस टॉपिक आल्सो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, एज सच कोई हैवी डिस्कशन नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू कवर दैट, अदरवाइज वो 40 मार्क्स में कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो ये पॉइंट ऑलवेज ऐड हो जाएगा आपके कॉस्टिंग में भी। अब इसमें करना क्या है, तो हम लोग है ना मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, अपने क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे। विल गिव यू अ टारगेट कि भाई आपको 2 पेज आज पढ़ने हैं या 3 पेज आज पढ़ने हैं, तो आपको वो पढ़ के आना है। और मैं भी पैरेलली पढ़ के आऊंगा मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन। और उसमें क्या होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या डेफिनेशन में 1 मार्कर में आ सकता है, जो अभी तक रिक्वायर्ड नहीं था, बट सिंस आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हुआ है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ज्यादा रोल प्ले करेगा इन नॉन अमेंडमेंट सब्जेक्ट। अमेंडमेंट सब्जेक्ट में क्या होता है कि वो अमेंडमेंट से ही 1 मार्कर चीजें निकलती है, बट जो नॉन अमेंडमेंट सब्जेक्ट है, वहां पे अगर आपको फंसाना हो तो वो रिजिड टॉपिक उठा के वो एग्जाम में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट को कवर अप करने के लिए वी हैव टू गो लाइक दैट कि आप मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़े। मेजोरिटी स्टफ यहाँ कवर्ड होगा, बट स्टिल फिर भी लाइन बाय लाइन यहाँ पे नहीं पढ़ते अपने मॉड्यूल को, स्पेसिफिकली कॉस्टिंग और एफएम जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए अपने अलग से एक मिसलेनियस टॉपिक का हेड है, जिसमें आपको ये अलग से नहीं है, ये पैरेलली चलेगा। सपोज टीवीएम में मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, द मोमेंट वी स्टार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो पैरेलली आपको बोला जाएगा कि ये 3 पेज नेक्स्ट लेक्चर से पहले पढ़ के आने मॉड्यूल के। और फिर मैं भी आप वहां पे डिस्कस करेंगे और पैरेलली अपने हाईलाइट करेंगे कि इसका फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है और इसका डेफिनेशन बन सकता है, ठीक है। कितना हेल्प करेगा, तो वीकेंड से अगर अपने उसको स्किप कर दे तो 5-7-10 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो वो 5-7-10 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा लेवरेज चाहिए, वो यहाँ से अपने को मिलेगा, ठीक है, अगर आप अपने एफर्ट डालते हो तो। देन तो एक ही एक टॉपिक्स है, इसका भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, बट टाइम बीइंग अपने उस पर नहीं जाते, बिकॉज बहुत सारी चीजें एफएम में आपके लिए नहीं होंगी। आप लोग बोलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने लोग पढ़ चुके हैं एट एनी लेवल? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में पढ़ा हो? सबने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? वो अपने यहाँ पढ़ा है वो नहीं, मतलब ग्रेजुएशन में कहीं पे पढ़ा हो, पढ़ा है ना कहीं ना कहीं, ओके।
चलो एक बार लिखना हो तो लिख लो आप लोग। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। इस बार है ना वो एग्जाम के पेपर वो लोग रिलीज करेंगे अराउंड 25th ऑफ जनवरी। मींस लास्ट टाइम जो दिसंबर 20 में एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिला अपने को। बट ये दिसंबर 21 में जो एग्जाम हुआ ना उसका वो लोग क्वेश्चन पेपर रिलीज करने वाले। जिन्होंने दिया उनको तो मिला ही है ना। ये दो जो चैप्टर है ना, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल, वी कैन कंसिडर एज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर। इम्पोर्टेंट मीन्स इसके बिना पेपर नहीं बनता है, ठीक है। वो आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोनों। ऐसा है ना, मैं इसको वेट भी असाइन कर ही सकता था कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। बट अब है ना थोड़ी हिम्मत कम हो गई है, ठीक है, लास्ट एग्जाम के बाद। सो वेट असाइन नहीं करते अपने, बिकॉज लास्ट एग्जाम में कोई वेट का फॉलो हुआ नहीं है, ठीक है। तो अपने इस बार वो वेट असाइन नहीं करते। अगर आप प्रीवियस बैच में कभी असाइन किया हो तो भूल जाना, ठीक है, कि भाई मैंने करवाया हो तो। बिकॉज इस टाइम उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो सिस्टमेटिकली वी हैव टू गिव ईच मतलब सेम रिस्पेक्ट टू ईच टॉपिक। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो टॉपिक को ज्यादा पढ़े या कम पढ़े, ठीक है, सबको प्रॉपर। सो लेट्स स्टार्ट विद टीवीएम। एक मैं बता दूं, आप मॉड्यूल में ढूंढना नहीं है, ये जनरली स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, सर मॉड्यूल में तो दिया नहीं है। बट इसके बिना आप नहीं पढ़ पाओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर है। ओके, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो एक बार होल्ड करना, बाकी सब लोग को पार्टिसिपेट करने दो, वो ज्यादा बेटर है, क्लियर है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है वो आपको ना सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से। कि सपोज अपने पास चॉइस दिया जाए कि मेरे पास दो चॉइस है, ऑप्शन नंबर 1, और आप सबका ऑब्वियस आंसर होगा, आई डोंट थिंक इसमें किसी का डिफरेंट आंसर हो सकता है, सबका ऑब्वियस आंसर होगा कि सपोज आज मुझको कोई 1,000 रुपए दे रहा है एज ऑन टूडे। अब ध्यान देना, आप लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं एक बार 100% कॉन्सेंट्रेट करना। और दूसरा ऑप्शन है, यू विल गेट 1,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। सो एज अ रैशनल पर्सन, आई एम सेइंग रैशनल मतलब आप लॉजिकली सोचते हो, ठीक है। तो एज अ रैशनल पर्सन आप कौन से 1,000 को प्रेफर करोगे? एक ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा, यू शुड प्रोवाइड रीजंस फॉर दैट कि मैंने ये चूज किया है, उसकी रीजंस ये है। तो आई डोंट थिंक कि चूज करने में कोई किसी को डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी कौन से वाला 1,000 सिलेक्ट किया जाएगा एज ऑन टुडे? अब मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाई वी हैव सिलेक्टेड एज ऑन टुडे? मतलब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं दे शुड पार्टिसिपेट, वो ज्यादा बेटर होगा। किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं एक साल बाद वाले वो सही रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? वो तो अभी बताना, वरना तो फिर आगे चले जाएंगे अपने। एज ऑन टुडे इज प्रेफरेबल, ठीक है, वो ऑब्वियस है। मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट यू आर सिलेक्टिंग एज ऑन टुडे 1,000 रुपीज? आज अभी मिल जाएंगे, वो भी मिल तो जाएंगे ना, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट 1,000, इट इज कंफर्म। हम चाहे तो आज मिला है तो उसका वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, पर 1 ईयर के बाद मिला है तो वो वैल्यू तो 1,000 ही रहेगी।
मतलब आज जो 1000 मिलेंगे उसका वैल्यू इंक्रीज हो सकता है। मतलब हमें अभी यूज करना है तो कर सकते हैं, नहीं हाँ। करना है तो सेविंग करके कुछ उस पे इंटरेस्ट, मानो हमने बैंक में डाल दिया वो 1000 हाँ। तो उस पे इंटरेस्ट 6 रुपए तो 6 रुपए आएगा तो सही। आएगा सही। एक साल के बाद वो 1000 तो 1000 ही रहेगा। So first reason is obvious that if you get 1000 today, you can earn extra amount of money on that. If you put in FD, मान लो ना अपने को शेयर मार्केट नहीं समझ आता, ठीक है, तो FD में लगा दिया, you will earn something, ठीक है। जनरली एक और चीज भी है जो आपने पहले भी बोल रखा है कि शेयर मार्केट नहीं समझ आता ना वो चलेगा नहीं, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द जर्नी ही है। एंड मैं शायद पहले भी बोला होगा आपका कि आपका डीमेट अकाउंट होना वो मैंडेटरी है फॉर योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, ठीक है। नहीं है ना तो आप पीछे ही रहोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। शायद इंटरमीडिएट में आपको ये फील नहीं आए कि सर कहाँ जरूरत पड़ी डीमेट की, बट फाइनल का एटलीस्ट 40 मार्क्स का करिकुलम है, वो स्ट्रेट अवे लिंक है विद योर डीमेट अकाउंट, ठीक है। अगर आपको नहीं होगा ना तो शायद पासिंग मार्क्स आ जाए या मार्क्स भी आ जाए, बट जो रिटेंशन लेवल रिक्वायर्ड है जो आपका वो नहीं आएगा, गारंटीड है, ठीक है। आप कोई सीनियर से पूछ लेना जिसका डीमेट है और जिसका डीमेट नहीं है, दोनों में डिफरेंस रिटेंशन लेवल में बढ़ जाएगा इन फ्यूचर। तो एक रीजन अपने लिख सकते हैं दैट यू विल गेट द एक्स्ट्रा रिटर्न इफ यू गेट 1000 एज ऑन टुडे कंपेयरिंग सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 1000। अगर आज 1000 मिल जाते हैं तो 1000 कहीं पे भी लगा दो। अपने अभी ऐसे वर्ल्ड में नहीं है जहां पे नेगेटिव रिटर्न हो, ठीक है, अनलेस एंड अदरवाइज आपने लगाया और मार्केट गिर गया, रिस्की, अगर रिस्की इन्वेस्टमेंट किया है तो टेम्पररी के लिए आपका रिटर्न नेगेटिव हो सकता है, बट लॉन्ग रन में वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्लियर है। So we'll get return. Option number 1 favorable है because of return. ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन नंबर 1 को चूज करेंगे तो विल गेट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। 6% तो 6%, यू विल गेट 1060 आफ्टर 1 ईयर वर्सेस 1000। दैट इज द फर्स्ट रीजन। लेट्स एज्यूम दैट वर्ल्ड इज रिटर्न न्यूट्रल, मतलब दुनिया में कोई रिटर्न जैसा स्कोप ही नहीं है, ठीक है, दुनिया में रिटर्न ही नहीं है। कोई भी असेट पे पैसा लगाओगे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, देन व्हाट? तो फिर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? रिटर्न न्यूट्रल समझ में आया ना, रिटर्न है ही नहीं दुनिया में मान लो, देन व्हाट? देन विच ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड? ऑप्शन नंबर 1 और 2 और फर्क नहीं पड़ता अब तो, अभी भी 1। अब क्या दुख हुआ? हाँ, सेकंड रीजन इज परफेक्ट, इन्फ्लेशन। सेकंड रीजन इन्फ्लेशन है ही, बिकॉज आप समझो ध्यान से कि आज अगर मेरे पास 1000 है, रिटर्न को एक बार साइड कर, रिटर्न नहीं है, बट आज अगर मेरे पास 1000 है, उससे जो मैं परचेस कर पाऊंगा ऑब्वियसली आफ्टर 1 ईयर हम उससे कम ही परचेस कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन समझ में आ रहा है ना, वो अपने जो मनी का जो पावर है उसको इरोड कर देता है जितना ज्यादा इन्फ्लेशन। अभी आप न्यूज पढ़ते हो ऐसा कुछ इन्फ्लेशन के रिलेटेड? डिमेट नहीं है ना, वो प्रॉब्लम है। आप है ना यूएस में, आप पिछले 25-26 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुआ इन लास्ट क्वार्टर, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट आता है। जैसे देखो आपका इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो उस कंट्री में एफडी का रेट 6 से नीचे नहीं हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि लोग आज को ज्यादा प्रिफर करेंगे, आज ही पैसा खपा देते हैं, बिकॉज एफडी का रेट आ रहा है 5% और इन्फ्लेशन आ रहा है 6, तो इससे बेटर है कि आज ही पैसा यूज कर लेना, क्योंकि एक साल बाद आपका पैसा 5% से ग्रो कर रहा है बट इन्फ्लेशन 6 से ग्रो कर रहा है। तो इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होना ना, उसका मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है। अभी बीच में 2-3 दिन पहले नहीं वो मार्केट का बहुत हैवी फॉल आया था, वो उसी की वजह से आया कि इन्फ्लेशन का डेटा वहां पे आया जो बहुत हाई कोट हुआ इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन कोट होना मीन्स क्या कि भाई अभी जो फाइनेंसिंग अभी है ना, आप लोग देखो ना तो होम लोन के रेट सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। क्यों लोएस्ट पॉइंट पे है? बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दे रखी है, या गवर्नमेंट ने बहुत सारा लिबरलाइजेशन किया आरबीआई की पॉलिसी के थ्रू। अब क्या हुआ कि होम लोन के रेट कम हुए, और पैरेलली है ना, ऐसा नहीं है कि होम लोन मतलब कि आपके लिए बोरोइंग कॉस्ट है। दो चीजें, एक आपका इन्वेस्टमेंट का रेट मतलब जो एफडी का रेट होता है वो, और दूसरा है होम लोन का रेट। अब ऐसा तो है नहीं कि होम लोन के रेट कम होते जा रहे हैं और आपका एफडी का रेट वही का वही है। अब किसी से पूछना जिनका एफडी है उनका भी रेट कम हुआ है, ठीक है। अब क्या सिचुएशन आ गई कि इतने कम हो गए कि वो इन्फ्लेशन से भी कम है। राइट नाउ वी कैन से दैट कि एफडी के रेट या होम लोन के रेट इतने कम है कि जो करंट इन्फ्लेशन है ना उससे भी कम है, और ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकती है। तो दोनों में से एक चीज को नीचे एक एडजस्ट होना पड़ेगा, या तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाए
ठीक है, या तो फिर एफडी के रेट और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, ठीक है, और रेट ऊपर जाने से भी बहुत सारी चीजें इंपैक्ट कर दी है। खैर सेकंड रीजन किसी ने बता दिया, इट इज अप्रोप्रिएट, ये आपने जो बोला इन्फ्लेशन, चलो लिख देते हैं अपने वो भी, और उसके साथ वो भी बोल देते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट वर्ल्ड इज रिटर्न न्यूट्रल और इन्फ्लेशन न्यूट्रल, देन व्हाट, इन्फ्लेशन भी नहीं है दुनिया में। चलो फिर कुछ फर्क क्या पड़ता है, आज हो 1000 की 1 साल बाद हो, will it make any difference? हाँ, एक्सचेंज रेट में तो अपने यार फॉरेन करेंसी ला दिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन करेंसी, वो बहुत ऊपर चला जाएगा बात। एक्चुअली है ही नहीं, फॉरेक्स का डिस्कशन कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है नहीं, फाइनल में पूरा चैप्टर है 20 मार्क का। दो अपने इंडिया में ही है, इंडिया में पैसे है, बाहर नहीं जाते, अपने देखा नहीं है, ठीक है, इंडिया के बाहर कुछ देखा ही नहीं, लेट्स एज्यूम दैट। तो रिटर्न न्यूट्रल वर्ल्ड है, पैरेलली इन्फ्लेशन न्यूट्रल वर्ल्ड है, देन आप क्या प्रेफर करोगे? आप मतलब ये ऑब्वियस है, आप ज्यादा कुछ कॉमन सेंस वाला ब्रेन लगाओ, आप हाई फाई ब्रेन लगाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, एकदम बेसिक लेवल पे सोचे ना, वो ज्यादा बेटर है। चलो आप लोग को पता हो, याद हो तो बोलो। चलो रिस्क, थर्ड फैक्टर इज रिस्क, बिकॉज आप समझो ध्यान से, व्हेन आई एम सेइंग दैट 1000 टुडे, दैट मींस यू विल गेट 1000 एज ऑन टुडे, आपकी जेब में आ गया, ठीक है। 1 साल बाद ना रिटर्न है ना इन्फ्लेशन है, बट एक फ्यूचर कैश फ्लो के साथ एक चीज ऑलवेज एसोसिएट होता है, दैट इज रिस्क। फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, मिलेगा और मिल गया दोनों में डिफरेंस है ना, और मिलेगा ना उसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, जिससे लेने ही वो ही नहीं है तो क्या पता 1 साल बाद, ठीक है। दैट इज ऑलवेज बेटर कि आज के पैसे आज आ जाए। तो इवन दो मार्केट और वर्ल्ड इज रिस्क न्यूट्रल एंड इन्फ्लेशन न्यूट्रल, स्टिल जो रैशनल पर्सन है ना, दे विल प्रिफर टुडेज अमाउंट इन कंपेयर टू फ्यूचर, क्लियर है। और ये चीज आप सीखोगे बाद में कि फ्यूचर के जो कैश फ्लो है, फ्यूचर की जो भी अमाउंट प्लॉट हो रही है ना, उसमें एक रिस्क एसोसिएट होता है, और रिस्क को भी क्वांटिफाई करना होता है, अपने बहुत सारे रिस्क होते हैं, वो आगे का जर्नी है। तो थर्ड रीजन इज व्हाट, रिस्क। तो ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन चीजों को तीनों को कंसीडर करते हुए एक आंसर देता है, सुनना ध्यान से, 1000 रुपीज एज ऑन टूडे वर्सेस 1000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर, दोनों में से आज के जो 1000 है ना, उसका वैल्यू ज्यादा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये तीन चीज को कंसीडर करता है कि भाई 1000 रुपए आज मिल गए तो रिटर्न मिलेगा, इन्फ्लेशन भी अपने इरोड नहीं होगा, ठीक है, अमाउंट, और तीसरा रिस्क भी नहीं है। तो जब आप फाइनेंस की आई से देखते हो ना, अकाउंट और कॉस्टिंग की आई से देखे, तो 1000 आज और 1000 आफ्टर 1 ईयर बोथ हैव सेम वैल्यू। अकाउंट में थोड़ी अलग अलग लिखते हो, ठीक है, जैसे अपने जनरली ये एग्जांपल देते हैं, मान लो आप बैलेंस शीट बना रहे हो अकाउंट्स में, और आपका बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 2021, ठीक है, और यहाँ पे डेटर्स लिखे है, उसमें मिस्टर ए है जिससे 1000 रुपए लेने हैं, कब लेने हैं, तो वो देने वाला है एक दिन बाद 1/4/2021, और मिस्टर बी है जिससे भी 1000 लेना है, बट वो कब देने वाला है, बोले एग्जैक्टली 1 साल बाद, उसका ड्यू डेट 1 साल बाद है, बट स्टिल इन अकाउंट्स विल राइट 1000 फॉर ए एंड पैरेलली 1000 फॉर बी, एंड 2000 से डेटर्स का रिपोर्टिंग होगा, बट फाइनेंस की आई में नहीं चलेगा, फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट करता ही है, एंड पैरेलली ये बहुत क्लियर कट मैसेज है कि जो 1000 आज है उसका वैल्यू ज्यादा होगा कंपेयर टू 1000 आफ्टर 1 ईयर। मैंने ये कोट नहीं किया कि कितना ज्यादा होगा, कि कितना कम होगा वो 1000 का, आज का वैल्यू जो 1000 है उसका ज्यादा होगा कंपेयर टू 1000 आफ्टर 1 ईयर। इवन 1000 आफ्टर 1 मंथ भी हो ना तो भी ज्यादा होगा आज का वैल्यू, इवन आफ्टर 1 डे भी हो तो भी ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब आज का पैसा कंपेयर टू फ्यूचर्स मनी, उसमें दोनों में वैल्यू वाइज डिफरेंस है, जो अपने फाइनेंस में देखना है, क्लियर है। तो आप है ना यहाँ पे रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐसे लिखना स्टार्ट करो, रीजंस, ऊपर हेडिंग दे दो टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड देन रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें 3 रीजन लिख सकते हैं अपने, और अगर कुछ पूछना है आपको तो एक बार बता दो आप।
अब है ना 3 सेशन अगर आपको लगे कि रिपीट हो रहा है तो आप आज का कल भी मेरा सेशन होगा और मंडे वाला वेडनेसडे ऑनवर्ड यू कैन सॉरी ट्यूसडे ऑनवर्ड यू कैन ज्वाइन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई ये थोड़ा टाइम पास हो रहा है तो मैं आपको बोल दूँ बिकॉज है ना ये चैप्टर लिंक वाला है, टीवीएम नहीं आया तो आगे के कॉस्ट एफएम समझ नहीं आएगा। देन रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आई थिंक लिख लिया आपने, रिटर्न एंड इन्फ्लेशन एंड रिस्क। एक बार है ना ऐसा लिख सकते हो, रिस्क एसोसिएट विद फ्यूचर कैश फ्लो, ये वर्ड लिखना, रिस्क एसोसिएट विद फ्यूचर कैश फ्लो। ओके, जो नेक्स्ट डिस्कशन है, चलो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ये ना आप, मैंने शायद आपको पहले भी कभी कभी बोला होगा, ग्रुप 1 में भी ऐसा कि है ना बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रपोजल है, ठीक है, कि बैलेंस शीट जब आप बनाते हो ना, यू शुड इनकॉर्पोरेट लाइक दिस, कि ये 1000 तो 1000 लिखो, बट इसका प्रॉपर वैल्यू निकाल के लिखो, क्योंकि अगर आज के 1000 है तो 1 साल बाद वाले का वैल्यू कम है, तो उसको वैल्यू निकाल के यू शुड रिपोर्ट इन योर बैलेंस शीट। बट स्टिल बहुत छोटी छोटी कंट्री में अभी एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया है कि बैलेंस शीट बनाने के टाइम भी 1000 आज और 1000 1 साल बाद दोनों का वैल्यू सेम नहीं रखा जाता, ठीक है, उसको अलग तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बट मेजर कोई भी कंट्री ने अभी नहीं किया है, बहुत छोटी कंट्री ने किया, बहुत कोई बड़ी कंट्री ने अभी वो एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअली ना आप पढ़ोगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, फिर इसके बाद एक IFRS है जो ग्लोबली जो रिपोर्टिंग होता है वो इसके 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 रूल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे प्रोविजन IFRS में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में चलते हैं, और इंडिया में भी अभी बहुत कम कंपनी में चलते हैं, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए इंडेस आ गए नए वाले, क्लियर है। और जो ग्लोबल रिपोर्टिंग होता है ना, ग्लोबल रिपोर्टिंग जो है वो IFRS के थ्रू होता है। ये सब है आपके करिकुलम में, बट इवेंचुअली फाइनल में ज्यादा आएगा, इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो ध्यान देना आप लोग, इट्स अबाउट कि ये तो मान लिया कि मान लो कि आज वी आर स्टैंडिंग एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 पे 1000 रुपए किसी से लेने हैं, क्लियर है। तो इसका वैल्यू क्या आज अगर कोई बोले तो 1000 होगा, मैं आपसे जनरल पूछ रहा हूँ, चलो ये आज अगर किसी से 1000 लेने होते हैं, या आज आपके पास 1000 है तो उसका वैल्यू 1000 है, उसमें और क्या बोलना है, ठीक है। बट सपोज 1000 1 साल बाद आपको किसी से 1000 लेना था, मैं आपको बहुत सिंपल चॉइस दे रहा हूँ, मान लो मिस्टर एक्स से ही आपको लेना था, क्लियर है, और मिस्टर एक्स आपको आके ऐसे सेटलमेंट का ऑफर देता है आज, वैसे लेना कब था, आफ्टर 1 ईयर। मिस्टर एक्स आज ही ऑफर करता है आपको कि अकाउंट अपने सेटल करना चाहते हैं, आपको ड्यू अपना 1 साल बाद हो रहा है, बट लेट्स सेटल टुडे, ठीक है। उसने रीजन बताया कि मेरे को बाहर जाना है, या मैं अभी बिजनेस मेरा बंद करना है, वॉट एवर द रीजन, ठीक है, वो जाने दो। आपको बोला जा रहा है कि आपको 1 साल बाद 1000 रुपए लेने थे, बट अपने अकाउंट आज सेटल कर दे। मेरा ये क्वेश्चन है, कितने में सेटल करेंगे अपने, कितने में करेंगे वो जाने दो, 1000 से कम में सेटल करेंगे, 1000 में ही करेंगे, कि 1000 से ज्यादा में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना मैं क्या पूछ रहा हूँ। आपको मिस्टर एक्स से 1000 रुपए लेने थे, ड्यू कब हो रहा है, आफ्टर 1 ईयर। मिस्टर एक्स आपके पास आके बोल रहा है कि भाई आज सेटल कर दे, बिकॉज मेरे को जाना है परमानेंट बेसिस पे, ये कंट्री छोड़ के जाना है, ये पैसे जो भी आप सेटल करो, कितने में करेंगे वो जाने दो, बट आपसे ये 3 ऑप्शन दिए कि कितने में करेंगे, लेस देन 1000, एग्जैक्टली 1000। बोले हमको क्या फर्क पड़ता है, तुम जा रहे हो तो ठीक है, हमको तो 1000 चाहिए। नहीं नहीं, 1000 से भी ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को पैसे संभालने पड़ेंगे ना आपके, माइंडसेट तो वही बना। बोलो क्या लग रहा है, 3 ऑप्शन में से कितने में सेटल करेंगे अपने। किसी ने बोला लेस देन 1000, आपका किसी का और कोई चॉइस, 1000 में करेंगे ना, 1000 में मतलब एकदम परफेक्ट है यार, क्यों लेस देन 1000 में करें अपने, जाना किसको है, मेरे को जाना है कि उसको जाना है, उसको ही जाना है ना, तो मैं क्यों कम लूंगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। किसी को लग रहा है लेस देन 1000, लेस देन 1000 लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, पीछे नेटवर्क आ रहा है प्रॉपर, लेस देन 1000 नहीं, 1000 इज परफेक्ट अमाउंट,
किसी को भी नहीं लग रहा लेस देन 1000, तो जिसने चैट बॉक्स में लिखा उसको पूछ लेते कि यहाँ पे लग रहा है किसी को मोर देन 1000 वाला है कोई, पहले वो बोलो। नहीं, मैं अब ये ऑप्शन है ना स्टूडेंट ने बनाए हुए, मैंने नहीं बनाए। बोले सर हम ज्यादा लेंगे ना, पैसे संभालने के पैसे लेंगे। ऐसी बात है, ठीक है। बैंक लेते ना पैसे संभालने के पैसे, कि नहीं लेते बैंक वाले? लेते? अभी तक तो नहीं ले रहे, वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है। सो ये ऑप्शन इरोड कर देते हैं, और मेजोरिटी ऑफ यू विल से दैट कि 1000 रुपीज लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उसका है। बाकी सब लोग बोलो ना, जो लोग ऑनलाइन है अपने, व्हाट्स योर ओपिनियन? किसी एक ने लिखा है, इट इज बेटर टू शेयर टू एवरीवन। आप चैट पर्सनल मैसेज कोई लिखने की जरूरत नहीं, आप कॉमन में लिखोगे तो बेटर है। व्हाट्स योर ओपिनियन? आपको 3 में से एक ऑप्शन दिया गया है, विच ऑप्शन यू विल सिलेक्ट? और आपको क्या लग रहा है कितने में सेटलमेंट हो जाना चाहिए? लेस देन 1000, 1000 और मोर देन 1000? यहाँ पे मेजोरिटी कह रहा है कि 1000 इज अप्रूव्ड। आपको क्या लग रहा है? 1000 ना, मतलब पे नहीं, हम अपने रिसीव करने वाले 1000। 1000 ही लेंगे, देना होता तो कम देते ऐसा। अब कहाँ से? यहाँ से, अहमदाबाद से? ओके, मारवाड़ी नहीं है ना? मारवाड़ी। चलो आप लोग का बात में ये जनरल टेंडेंसी हो रहा है, बोले पैसे अपने देने हो तो बात कम। बात चलो, आप लोग जो लोग ऑनलाइन है एक बार रिस्पॉन्स करो तो आगे बढ़े अपने। देखो करेक्ट आंसर एक बार बता दो। चलो, आप लोग का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे का थॉट भी इंपॉर्टेंट है। आंसर सिर्फ दे देना, उससे बड़ा ये कि आप क्या सोच के आंसर दे रहे हो। क्लियर है? लेस देन 1000 किसी ने लिखा है कि 1000 से कम में सेटलमेंट हो जाएगा। चलो, तो आप लोग को नहीं लिखना है तो बता देते। करेक्ट आंसर इज दिस, दैट लेस देन 1000, लेस देन 1000 ही होगा। क्यों? आप वो पकड़ के बैठोगे ना कि वो वाला माइंडसेट है ना कि मेरे को प्रॉब्लम आपका है कि आप जा रहे हो, तो वो चला गया। ठीक है, 1 साल, मतलब वो बोले मैं जा रहा हूँ कंट्री छोड़ के, आपको कितने लेना है? उसने बोला कि थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं आपको जल्दी पैसा दे रहा हूँ। तो आपने वो आर्ग्यूमेंट बोला, नहीं नहीं पैसे तो पूरे लगेंगे, ठीक है तू जा रहा है छोड़ के। तो बोले कोई बात नहीं, 1 साल बाद ले लेना। और फिर गया वो, मान लो आउट ऑफ इंडिया, तो लेने जाओगे 1000 रुपए आउट ऑफ इंडिया या कहीं पे भी चलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली है ना, ये बहुत कॉमन सेंस है। कोई अगर जल्दी पैसा देता है तो ऑब्वियसली ही विल एक्सपेक्ट फॉर सम डिस्काउंट, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेगा ना डिस्काउंट को। तो सेटलमेंट विल टुक प्लेस एट लेस देन 1000, इट इज कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 1000 1 साल बाद मिलना था, आज 1000 दे देगा तो बायस हो गया आपके फेवर में। ठीक है, आपको 1 साल बाद 1000 मिलना था, आज 1000 मिल गया। मान लो मैंने एफडी पे लगा दिया, तो 1 साल बाद तो आपको ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा कभी भी मिलते नहीं है। ठीक है, जो मिलना होता है वही मिलना है। तो इट इज गारंटीड दैट इफ समवन इज पेइंग अर्ली, और ये तो 1 साल पहले पे कर रहा है, 2-3 दिन की बात नहीं है, तो ऑब्वियसली ही विल एक्सपेक्ट सम डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट देना ये ऑब्वियस है, ये वो अनफेयर नहीं है, फेयर है। ठीक है, तो सेटलमेंट जो होगा वो लेस देन 1000 पे होगा, इट इज कंफर्म, क्योंकि वो 1 साल पहले पैसा दे रहा है। ठीक है, ये किसी को डाउट आ रहा है इसमें? अभी भी 1000 पकड़ के बैठा ऐसा कोई है कि 1000 ही लेंगे अपने? आप किसी को पैसे दे रहे हो, मान लो किसी को आपको 1000 रुपए किसी को देने थे, आप 1 साल पहले दे रहे हो, तो क्या 1000 ही दोगे उसके? यू विल एक्सपेक्ट सम डिस्काउंट ना। ठीक है भाई, कितना कम करेंगे बोलो? क्लियर है? तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट एक्सपेक्ट करोगे उससे। ठीक है, तो ये कंक्लूड कर दिए अपने कि आंसर इज लेस देन 1000। अपने ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज दैट कितना कम, 1000 में से कितना कम? कितने कम में अपने, मान लो आपको ही लेने 1000, तो कितने कम में मान जाएंगे अपने? कितने में मान लेना चाहिए? 1 साल पहले कोई पैसा दे रहा है जिसको आपको 1000 रुपए देने थे, मतलब 1 साल बाद देने थे, वो आज आपको बोल रहा है लो पैसे ले लो, तो कम डिस्काउंट देंगे उसको, वो कंफर्म है। ठीक है, अगर आप 900 में मान जाते हो तो 100 रुपए डिस्काउंट दिया, अगर आप 950 में मान जाते हो तो 50 रुपए दिया।
920 में मान गए तो कितने डिस्काउंट दे दिए, 80 रुपीज डिस्काउंट दे दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने कम में मान जाएंगे? ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट आप बोलो चलो अभी आपको क्या लग रहा है कितने में मान जाएंगे अपने? द अमाउंट विच अमाउंट्स टू 1000 आफ्टर 1 ईयर, ये मेरे को समझने में प्रॉब्लम मीन शायद वो ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं कि 1 साल बाद 1000 मिल जाए ऐसा अमाउंट, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐसा आप लोग बोलो ना, क्या क्या लग रहा है कितने में मान लेना चाहिए अपने को? ये ना आप अगेन अपने कोई काइंड ऑफ इनफॉर्मल डिस्कशन है एंड योर पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? आप नहीं बोलोगे तो आप अपना ही लॉस कर रहे हो। ठीक है, क्या लग रहा है कितने में मान जाना चाहिए? $900 में मान जाए, 900 में नहीं, 5% एफडी के हिसाब से, मतलब अपने ऐसा कह रहे हैं कि एफडी के बेस पे वी हैव कंसीडर 5%। अच्छा वो बता दिया, वरना मैं पूछता कि 5 कहां से लाए। मींस यू वांट टू से दैट कि एफडी का जो रेट चल रहा होगा उतना डिस्काउंट दे देंगे हम उसको। क्लियर है? उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे। एक्चुअली ना इनिशियल लेवल पे दैट अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, बट वो एब्सोल्यूट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इनिशियल लेवल पे यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस लगाए ना तो हम उससे इतना पैसा मांगेंगे जितना मैं एफडी में रख दूं ना 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट आए अगर वो 1000 आ जाए तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? आई एम एट इंडिफरेंस पॉइंट। मान लो उसने मुझे एक्स अमाउंट दिया, एक बार अमाउंट को जाने दो, उसको मैंने एफडी पे लगा दिया। क्लियर है? एफडी पे लगाने के बाद 1 साल बाद जो पैसा मिला ना वो एग्जैक्टली 1000 है। तो ये तो सेम सिचुएशन होगी ना मेरे लिए। तो ये मिस्टर एक्स भी मुझे 1000 रुपए देने वाला था 1 साल बाद, और ये एफडी के थ्रू भी कितना मिलने वाला है? 1000। तो एट इनिशियल लेवल दैट अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? अब एक बार ध्यान देना, मान लो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पे 1000 रुपीज है। क्लियर है? मिस्टर एक्स ने मेरे को एक्स अमाउंट दिया, कितना दिया वो जाने दो, एक्स अमाउंट दिया मुझे। ठीक है, हम इसको क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एफडी, और एफडी का पर एनम रेट चल रहा है लेट्स एज्यूम 10%। कितना चल रहा है? 10%। क्लियर है? तो एक्स अमाउंट में जो एक्स अमाउंट है उसको अपने इन्वेस्ट करे तो 1 साल बाद वो इन्फ्लेट हो जाएगा ना। अगर वो आज एक्स है तो 1 साल के बाद 1.1x हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये फैक्टर रख रहा हूँ 1.1। ये फैक्टर वापस से देखेंगे, अगर अपने नोटेशन वाइज जाना हो तो इट विल बी लाइक 1 प्लस आई रेस टू एन। आई इज इंटरेस्ट रेट पर एनम एंड एन इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग दैट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का बात हो रहा है। ये दोनों मिला के मुझे कितने मिलने चाहिए? 1000। ये आज जो भी पैसा मिले अगर मैं उसको एफडी पे लगा दूं, ठीक है, तो 1 साल बाद मुझे कितना मिलना चाहिए? 1000। तो आपको ये ढूंढना है कि कितना पैसा आज मिलना चाहिए। तो बहुत सिंपल है वो, एक बार देखना ध्यान से। ये x को x रखते हैं, ये 1.10 कैसे हुआ? तो 1 प्लस 10%, 10% इक्वल टू 0.10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1.1 और रेस टू 1 ही है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ईयर पीरियड, इज इक्वल टू व्हाट? 1000। लेट्स सॉल्व फॉर दी x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1.1। सॉल्व, इसको सॉल्व करो। 909.09। तो 1000 की जगह आज कोई मुझे 909.10%, मतलब 1000 का 10% नहीं है वो। आप 900 वाला माइंडसेट नहीं लगाना, क्योंकि अगर 900 मिले ना तो उस पर 10% 90 होता है, तो 990 होगा। वी हैव टू रीच आउट एट वेयर? 1000। ठीक है, वो ब्रेन लगे नहीं है आपके लेवल पे, वो लग सकता है कि सर 10% काट के दे देंगे तो 1000 का 10% कितना होता है? 100। आप डिस्काउंट काटोगे 1000 पे, रिटर्न मिलेगा आपको 900 पे, वो गैप है ना फिल नहीं हो पाएगा 1000 का। तो यही अप्रोच है, यू शुड गेट 909। आज अगर 909 मिल जाएगा ना तो इवेंचुअली आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 1000 रुपीज। क्लियर? अगर आप मार्केट में 10% पे एफडी पे लगा सकते हो तो। ठीक है, एक बार देखना ध्यान से, इसी से अपना फॉर्मूला बना है। ये जो है ना 1000, ये वैल्यू आज का है कि 1 साल बाद का है? 1 साल बाद का है, तो इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू।
ये जो 909 आया वो कब का वैल्यू है? आज का वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। इट मींस व्हाट, सुनना ध्यान से, एक साल बाद अगर 1000 है तो उसका आज का वैल्यू उससे कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कितना है? 909.09। वो तभी एप्लीकेबल है जब कंपाउंडिंग रेट या जो रेट है वो कितना है? 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। 1000 का वैल्यू आज 909 है, प्रोवाइडेड दैट रेट इज व्हाट? 10%। अगर रेट 20-30 कर दे अलग तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। खैर मैं ना बहुत डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रहा अभी कि ये रेट कैसे डिसाइड होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स में, और खैर वो तो आपको भी शायद नहीं बताया मैंने, ठीक है, जो पहले ज्वाइन किए ना उन्होंने भी नहीं बताया, उनको भी नहीं बताया। ये रेट बहुत सारे फैक्टर के बेस पे डिसाइड होता है, जिसको क्या कहा जाएगा? कंपाउंडिंग रेट या तो डिस्काउंटिंग रेट। आप ये 1000 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो ना, 1000 इज वैल्यू, दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू, उससे आप 909 निकाल रहे हो, तो ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 909 इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू, 1000 फ्यूचर वैल्यू। ये प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। कि फ्यूचर में कैश फ्लो है, उसका आज का वैल्यू निकालना है, इट इज कॉल्ड अ डिस्काउंटिंग प्रोसेस। आज आपके पास 1000 होता और उसको 3 साल आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। जॉब सीख चुके हो बहुत बार, ठीक है। 1000 रुपए आज है तो उसको 1 साल बाद कितना वैल्यू मिलेगा? दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंडिंग प्रोसेस। एक बार ध्यान देना यहाँ पे, चलो। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है? फ्यूचर वैल्यू। ये जो वैल्यू है क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। अब ध्यान देना आप लोग, आपका फॉर्मूला क्या बना कि ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन ही तो हुआ। अब देखो ध्यान से, घुमा फिरा के वही हो रहा है कि 1000 फ्यूचर वैल्यू है और 1 प्लस आई मीन्स 1.10। 1.10 इसलिए बिकॉज रेट वॉज 10%, क्लियर है, और रेस टू 1, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन, क्लियर है। तो एक साल बाद जो वैल्यू है उसका आज का वैल्यू निकालना है, तो दैट इज द फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू एन। अगर ये 2 साल बाद होता तो ज्यादा वैल्यू कम आता। जैसे आप यहाँ पे देखो एक बार, फ्यूचर वैल्यू एक साथ 1000 रुपए है। एक काम करो, ये लिख लो पहले, फिर अपने वो 2 साल वाला एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक बार ये फॉर्मूला लिखो, और कुछ लिखना नहीं अपने को, जस्ट पुट दैट फॉर्मूला जो स्क्वायर में डाला हुआ है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। पीवी इज इक्वल टू एफवी अपॉन 1 प्लस आई रेस टू एन। अमाउंट भी नहीं डालना आप लोगों, सिर्फ फॉर्मूला जो स्क्वायर में डाला हुआ है वो लिख लो। फिर है ना, पीवी का एब्रीवेशन लिख लेना, प्रेजेंट वैल्यू, और एफवी का एब्रीवेशन इज फ्यूचर वैल्यू। पीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एफवी का एब्रीवेशन। फिर आई जो है ना, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट फॉर द पीरियड, इंटरेस्ट रेट फॉर द पीरियड। अयो, पीवी का लिख लिया एब्रीवेशन, एफवी का लिख लिया, आई मींस इंटरेस्ट रेट फॉर द पीरियड, और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। अब है ना, एक बार लिख लो, फिर एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे। I is equal to interest rate for the period and n is equal to number of period. अब है ना, कहीं और आप सुनोगे ना तो they may quote like that, I is equal to interest rate per annum and n is equal to number of year. ये मतलब वो ना रियल बात को साइड करने वाला बात है। I जो है ना वो कभी भी ऐसा नहीं कि पर एनम ही होगा, इट माइट बी फॉर 6 मंथ, इट माइट बी फॉर क्वार्टर, इट माइट बी फॉर पर मंथ। मैं आपको ये बोलूं कि 3 महीने का कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग करना है और पर मंथ रेट ये है, तो आई पर मंथ भी कोट हो सकता है, पर क्वार्टर भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है, और पर डिकेड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वो ऐसा पर ईयर वाला माइंडसेट लेके नहीं चलना कि आई इज ऑलवेज कोटेड पर ईयर, वो कोई भी मोड में कोट हो सकता है। इसलिए मैंने टर्म क्या लिखवाया, इट इज फॉर पीरियड, और पीरियड डिपेंड कि भाई कौन सा कोटेशन दिया है।
और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर नहीं लिखवाया, नंबर ऑफ पीरियड बोला है कि भाई 3 क्वार्टर दिए और रेट क्वार्टरली दिया है, तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, रेस टू 3 करना पड़ेगा 3 क्वार्टर का, और i इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट फॉर दैट क्वार्टर। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है कि भी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू होगा, उसका आज का वैल्यू निकालना हो तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू n। क्लियर है? कैलकुलेशन से पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये आपने इसको अराउंड 90 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, 90 से भी ज्यादा है, लेट्स एज्यूम राउंड ऑफ 90 रुपीज है, तब दिया हमने ये डिस्काउंट जब 1 साल बाद 1000 रुपए लेने थे, ठीक है, उससे पैसे कितने 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 साल बाद लेने थे, 1 साल बाद, और कितने लेने थे 1000, और वो आज सेटल करने आया, आपने बोला चल 90 रुपीज डिस्काउंट ले ले, 90 रुपीज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था या रेट क्या चल रहा था 10। क्लियर है? रेट कैसे डिसाइड होता है, दैट डिस्कशन इज सेपरेटेड, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ विदाउट कैलकुलेशन कि अगर उसको 2 साल बाद पैसे देने थे और वो आज सेटलमेंट करने आया, तो ये जो 90 डिस्काउंट दिया उतना देते, उससे कम देते या उससे ज्यादा डिस्काउंट देते उसको? वापिस से मैं बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, और एकदम आप अगर ब्रेन लगा रहे हो ना तो बहुत स्पॉन्टेनियस आंसर होना चाहिए आपके पास। 1000 रुपए उससे लेने थे, क्वेश्चन समझ लो, अगर उसमें डाउट हो तो बताना। 1 साल बाद लेने थे, ठीक है, वो आज सेटल करने आया, आपने बोला 90 रुपीज डिस्काउंट ले लो। मैं बोल रहा हूँ सब चीजें वही की वही है, रेट भी वही है, बाकी सब चीजें वही है। अगर ये 1 साल के बदले 2 साल बाद 1000 रुपए लेने होते, 2 साल बाद, और वो आज आपके पास सेटल करने आया, तो उसको कितना डिस्काउंट देते, 90 का 90 देते या उससे ज्यादा देते या उससे कम देते? डिस्काउंट का बात हो रहा है, ज्यादा देते, ज्यादा ही देते ना, क्योंकि वो 2 साल पहले पैसा दे रहा है, अभी 1 साल पहले दे रहा था। ठीक है, तो अगेन सुनना ध्यान से, इफ डिस्काउंटिंग रेट इज 10%, तो 2 साल बाद जो 1000 है ना, उसका आज वैल्यू निकालना है, तो अगेन यू कैन अप्लाई दिस प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। ये समझ लो आप ध्यान से, ये 1000 रुपए 1 साल बाद का वैल्यू था अपने केस में, उसका आज का वैल्यू कितना है 909। अगर ये 1000 1 साल के बदले 2 साल बाद पड़ा था, मतलब अपने टाइमलाइन पे ड्रॉ कर ले, यहाँ पे वी वांट टू कैलकुलेट वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0, तो उसने बोला कि t इज इक्वल टू 1 पे 1000 है, उसका आज का वैल्यू निकाल दो, रेट इज 10%, दैट इज आवर कांस्टेंट अजम्पशन, सो अपने बोला 909। वो अब दूसरा क्वेश्चन लेके आए, नहीं नहीं, ये 1 साल बाद नहीं है, ये कहां पे है, t इज इक्वल टू 2 पे है 1000, तो अभी आपने यहां से यहां में 91 का डिस्काउंट दे दिया ना, अब डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा, या इसका जो वैल्यू आज का जो वैल्यू आएगा ना t इज इक्वल टू 0 पे, वो 909 से भी कम आएगा। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दैट। तो यहाँ पे वी वांट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितना है 1000, रेट क्या था 1.1 ना, बट रेस टू क्या हो जाएगा 2, बिकॉज 10% पर एनम रेट था, और अब 2 साल आगे को खींचना है ना, पीछे 2 साल का डिस्काउंटिंग करना है, तो रेस टू 2, तो 1000 डिवाइडेड बाय कैलसी में 1.1 रेस टू 2 करो तो क्या रहा है 1.21, तो करो चलो 1000 डिवाइडेड बाय 1.21, 826.44। एक है ना कॉमन ब्रेन ये चलता है कि है ना सर 1 साल का डिस्काउंट 91 था ना, तो 2 साल का 182, वैसा नहीं है। ठीक है, वैसा वाला आप वो सीधा सीधा वो अकाउंट वाला या कॉस्टिंग वाला ब्रेन नहीं चलाना, यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहले साल का डिस्काउंट है ना, उसने ये सोच के दिया कि आज कितना लगाएंगे तो 1 साल बाद 1000 मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल का ब्रेन अलग है, ठीक है, वो अभी अपने डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 91 इंटू 2 नहीं करना है अपने को, बोले इतना सबका कैलकुलेट कर रहे हो सर, 91 इंटू 2 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका वैल्यू हो गया अगर 2 साल का डिस्काउंटिंग है तो, दैट मींस इफ अमाउंट इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 2 ईयर, तो उसको वैल्यू 0 पे लाना हो तो उसका आंसर क्या है 826.44, और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड योर रेट इज 10%, रेट क्या है 10 है, अगर रेट को बदले तो आंसर बदल जाएगा, आंसर इज करेक्ट, ठीक है, वो ऑब्वियसली बदल ही जाएगा। क्लियर है? आप ना 1-2 सॉल्यूशन करो बहुत बेसिक चीज का, फिर अपने एक और डिस्कशन करते हैं। कैलकुलेट, चलो एग्जांपल, एक एक चीज और है, जो आपने फर्स्ट पेज पे डिस्कशन लिखा है ना, वो पेज और उसके बाद वाला दूसरा पेज वो छोड़ दो, ठीक है, दैट इज फॉर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला जो है उसके बाद लिखना।
और कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो अभी। ये एक ही फॉर्मूला ही डिस्कस किया आपने ने, और कुछ डिस्कस हुआ नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट आप एक बार बता सकते हो। चलो तो लिखना आप एग्जांपल, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लो। Okay, discounting rate is equal to 10%. Discounting rate is equal to what? 10%. आपको पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कैश फ्लो का। डिस्काउंटिंग रेट इज 10% एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस, ठीक है, जितने भी केस हो। नंबर 1, ₹5,000 स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 1। एक साल बाद कितने हैं? 5,000 रुपए, क्लियर है। देन ₹5,000 स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 3। 3 साल बाद एक 5,000 रुपए। एंड थर्ड इज ₹7,000 स्टैंडिंग एट टी इज इक्वल टू 1। बस ये तीनों का वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। चलो बताओ आंसर फटाफट। कैल्सी नहीं लाना, वो कैसा है पता है आप? वो बॉर्डर पे चले गए और अपने इक्विपमेंट घर छोड़ गए, ठीक है, वैसा है। तो कैल्सी और ये सब तो बेसिक चीजें लेके लीजिए। चलो बोलो आंसर इसमें। फर्स्ट जो है, इसमें आपका फॉर्मूला ये लगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू एन। योर फ्यूचर वैल्यू इज व्हाट? 5,000। रेट मैंने 1.10 बोला आपको, और n इज इक्वल टू व्हाट? 1, बिकॉज ये इट इज स्टैंडिंग एट फर्स्ट ईयर। तो 5,000 को अगर 1.1 से डिवाइड करें, आंसर बोलो। 4545.45। ओके, 45.45, 4545.45। ओके,
और एटलीस्ट है ना 2 डेसिमल तक आप रिपोर्ट करो तो बेटर ही है, एटलीस्ट 2 डेसिमल, प्रेफरेबल 3 है बट एटलीस्ट 2 डेसिमल तक रिपोर्ट करना चाहिए अपने आंसर्स को। फिर सेकंड क्या था, अगेन क्वेश्चन इज ऑफ 5000 बट दिस टाइम इट इज स्टैंडिंग एट t is equal to 3, तो विदाउट कैलकुलेशन यू मस्ट नो दैट आंसर विल बी लेस देन 4545, क्योंकि है ना आप उसको जो खींच रहे हैं ना अपने 3 साल के फोर्स से खींच रहे हैं, उसमें 1 साल का डिस्काउंट था, अब 3 साल का डिस्काउंट है, तो ये सम लिखवाने का एक ये भी इंटेंशन था कि आंसर पहले से पता होना चाहिए कि 4545 से कम आएगा, क्योंकि 3 साल का डिस्काउंटिंग हो रहा है इस बार। तो 1.1 raised to 3, so 5000 डिवाइडेड बाय क्या आया था फैक्टर 331, आंसर 3756.57. ओके, दैट इज द सेकंड आंसर। क्लियर है? थर्ड आंसर क्या था, तो वो अगेन 7000 रुपीज था, बट 7000 जो है उसको कितना डिस्काउंट करना है, 1 साल, 1 साल ना, तो इसको 1.10 से डिस्काउंट करें अपने, तो 7000 डिवाइडेड बाय 1.10 ही होगा अमाउंट 6363.63. किसी का नहीं आ रहा है ऐसा है कुछ? ऑब्वियसली सीधा सीधा आंसर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो कोई डाउट हो तो बोलो, आपको नहीं आ रहा हो ऐसा कैलकुलेशन वाइज। $3756.657 चलो इसमें ना एक थोड़ा ना डिफिकल्ट डिस्कशन है, अपने कर लेते हैं, चलो ना। डिस्काउंटिंग रेट जो है वो डिसाइड करने में ना बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आप एक तो आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, क्या कि मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। क्लियर है? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रिस्क एसोसिएट विद दैट फ्यूचर कैश फ्लो। मान लो यहाँ पे ध्यान देना कि 2 लोगों से आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी है, एक बार ध्यान देना आप लोग, इससे भी आपको 5000 रुपए लेने हैं और इससे भी 5000 रुपए लेने हैं। एकदम ध्यान देना, ये नया है सबके लिए, न्यू ही चीज है पूरी की पूरी। मिस्टर ए से भी 5000 लेने हैं और मिस्टर बी से भी 5000 लेने हैं। आप ये सब समझ गए ना? एक चीज समझना ध्यान से कि है ना, डिस्काउंट कितना देंगे ना वो रेट पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक बार ध्यान देना, जैसे 5000 रुपए था, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज व्हाट, या कंपाउंडिंग रेट जो भी आपको बोलना हो, वो 10% था, तो आंसर क्या आया 4545। अगर इसको मैं 15 कर दूं, मान लो ये 10 की जगह 15 होता, तो एक बार कैलसी में 5000 डिवाइडेड बाय 1 साल ही, हाँ 4383, ओके। मतलब है ना, इसको अगर अपने 15% डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं ना। अगर आप ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आज का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सबको कॉमनली समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू निकालने में, प्रेजेंट वैल्यू निकालने में रेट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, रेट बदलते ही वैल्यू बदल जाएगा। मतलब कहने को मैं ये कह सकता हूं कि 5000 1 साल बाद अगर इसके साथ देखे तो उसका आज का वैल्यू क्या है, 4347। क्लियर है? और 5000 अगर आप इस रेट के साथ देखो तो आज का वैल्यू क्या है, 4545। एक स्टेप ऊपर जाना हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि फाइनेंस में बैठ के ये, अगर रेट 10 चल रहा है, अगर रेट क्या चल रहा है 10, तो फाइनेंस में बैठ के आपको 4545 एज ऑन टुडे और 5000 आफ्टर 1 ईयर दोनों सेम दिखना चाहिए। ठीक है, इफ यू आर सिटिंग इन फाइनेंस तो 4545 एज ऑन टुडे और 5000 आफ्टर 1 ईयर दोनों को सेम रिस्पेक्ट से देखो। अगर रेट क्या चल रहा है 10, दोनों का वैल्यू सेम ही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 4500 आज के और 45 और 5000 आफ्टर 1 ईयर, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम, प्रोवाइडेड रेट इज व्हाट 10%। अगर रेट बदल गया तो फिर पूरा चीज चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार ध्यान देना, रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो डिसाइड कैसे होता है। एक तो जो आपने पकड़ लिया कि जो आज का मार्केट में एफडी का रेट है उस हिसाब से होगा। इसके बियॉन्ड एक चीज और है, दैट इज द रिस्क एसोसिएट विद द फ्यूचर कैश फ्लो। इसका मैं हिंट दे पाऊंगा, बट फ्यूचर में कैपिटल बजटिंग करके पूरा चैप्टर है जहां पे आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। बट हिंट के लिए आपके अभी का जो डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट है। मान लो मिस्टर ए से भी आपको 5000 लेने हैं और मिस्टर बी से भी 5000 लेने हैं। क्लियर है? ए जो है ना वो एकदम जेन्युइन पर्सन है,
जिसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, सिविल स्कोर 800 से ऊपर है उसका। बी जो है जिसने कभी भी टाइम पे पेमेंट नहीं किया, ठीक है, वो एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ रहे अपने, एकदम जेन्युइन पर्सन, बहुत अच्छा सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा, कभी अपने डिफॉल्ट नहीं किया उसने, और इसने हर बार ही डिफॉल्ट किया है। क्लियर है? अब दोनों आपके पास आ रहे हैं, इन दोनों से आपको पैसा कब लेना था? आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, दोनों आपके पास आ रहे हैं कि चल आज सेटल करते हैं, ठीक है, आज सेटलमेंट करते हैं। क्लियर है? तो आपको किसको ज्यादा डिस्काउंट देना चाहिए? एक बार ध्यान से सुनना और लॉजिकल आंसर, एकदम स्पॉन्टेनियस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब बोल रहा हूँ, आप आंसर गलत दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बैकग्राउंड अंडरलाइन क्या सोच के बोला ना वो इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए एकदम जेन्युइन पर्सन है जो आपको पैसे दे ही देता है हर बार, ठीक है, कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। मिस्टर बी ना डिफॉल्ट करता रहता है, ठीक है, मतलब मेजॉरिटी टाइम डिफॉल्ट करता रहता है। दोनों से आपको पैसे कब लेने थे? आफ्टर 1 ईयर। बट कोइंसिडेंटली दोनों आपके पास आए, बोले आज सेटल करते हैं, बताओ तो किसको ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए? एकदम शांति से, बी एक आंसर आया, बाकी सबको क्या लग रहा है? बी, बी को। ए एकदम जेन्युइन पर्सन है, आप उसको बोले तो कम देंगे डिस्काउंट। जेन्युइन कौन है? ए ना। तो आप वो गया ना जो डिफॉल्ट करते हो उसको ज्यादा रिवॉर्ड कर रहे हो, ऐसा ही बात हो गया है। तो इफ यू आर सेइंग बी को ज्यादा डिस्काउंट देंगे, मैं दो ऑफर दे रहा हूँ, एक 500 रुपए डिस्काउंट है और एक 800 रुपए डिस्काउंट है। हाइपोथेटिकली परसेंटेज को एक बार साइड करो, एक किसी को देना है और दूसरा 800 रुपए किसी को देने हैं, तो किसको ज्यादा डिस्काउंट देना चाहिए? अब बोलो। बी को। बी को ना, बी को ज्यादा डिस्काउंट देंगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि बी को ऐसा बोलेंगे कि 800 काट के आज 4200 रुपीज दे रहे, और इसको ये बोलेंगे 500 काट के आज 4500 दे, कि किसी को स्वैप करना है 800 यहाँ और 500 वहां। आप सोच लो, अगर क्वेश्चन एम्बिग्यूअस लग रहा है, बोले सर क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आप बोलो मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, किसको ज्यादा डिस्काउंट देंगे एंड व्हाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। देंगे वो नहीं, क्यों देंगे ज्यादा। वो ऑनलाइन वाला ना, मेरे को लगता है वो अभी भी वही मोड है, ठीक है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन है, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम है। एक तो कौन कैसे सिचुएशन में देख रहे होंगे ना, वही डाउट है मुझे। चलो आप आंसर बताना, इसमें से किसको ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा, ए को कि बी को? जो लोग बी को बोल रहे हैं ना, उसका मेरे पास आर्गुमेंट ये है, तो ये तो आप वो जो क्रेडिट स्कोर खराब है उसको ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब मेरे को तो खराब ही रखना चाहिए ऑलवेज। उसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो उसको ज्यादा डिस्काउंट, ऐसा? नहीं परफेक्ट है एक्चुअली, परफेक्ट है, ठीक है। जनरली कोई ऐसे बताता नहीं, बट पता नहीं आप लोग कैसे पकड़ गए। बी को ही ज्यादा डिस्काउंट देंगे। आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, अब अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, आप वो मत सोचो। आप समझो ध्यान से, एज अ बिजनेसमैन ए और बी का आप उनको एक दूसरे का क्या पता होगा, आपको दोनों का पता है, ठीक है। तो जब आप रेट डिसाइड करते हो ना, रेट कि कौन से रेट से डिस्काउंटिंग होगा फ्यूचर कैश फ्लो को, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना, वो तो रिस्क एसोसिएट विद फ्यूचर कैश फ्लो। जितना ज्यादा फ्यूचर कैश फ्लो में रिस्क है ना, उसको डिस्काउंटिंग उतना ज्यादा रेट से होगा। क्लियर? उतना ज्यादा रेट से आप क्या करोगे, उसको डिस्काउंट करोगे, कि इसको डिस्काउंट करके जो मिलता है ले लो, ठीक है। अब क्या पता क्या मिलेगा फ्यूचर में, अभी दे रहा है ना, ठीक है, जितना पैसा मिल रहा है उतना ले लो। वो उसको 10% डिस्काउंट दे रहे तो उसको 15 दे दो, 18 दे दो, बट पैसा आज ले लो, बिकॉज वो फ्यूचर में नहीं देगा, उसका प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। मतलब ऐसा ही है ना, डिफॉल्ट केस में तो हाई प्रोबेबिलिटी है, तो बेटर है कि उसको आज ही ले ले। अंडरलाइंग डिस्कशन ये है कि whenever you calculate present value, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट में आपने जो पकड़ लिया था पहले, वो भी सही है कि करंट रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, बट पैरेलली यू हैव टू सी व्हाट इज द फ्यूचर, और वी कैन से व्हाट इज द रिस्क एसोसिएट विद दैट फ्यूचर कैश फ्लो, ठीक है। अकॉर्डिंगली विल डिसाइड डिस्काउंटिंग रेट। और डिस्काउंटिंग रेट एग्जैक्टली डिसाइड करने के लिए एक चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बेस पे आपको ज्यादा पता चलेगा कि डिस्काउंटिंग रेट में कितने फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? बट आई होप ये एकदम क्लियर है। आप शायद सारे डॉट नहीं कनेक्ट कर पाओ, बट ये स्टैंड अलोन कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा रिस्क होगा फ्यूचर कैश फ्लो में,
उतना ज्यादा हैवी डिस्काउंटिंग रेट होगा। ठीक है, सारे डॉट शायद नहीं कनेक्ट कर पाए एट बेसिक लेवल, बट स्टैंड अलोन कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए अपने को कि जितना ज्यादा रिस्क उतना हैवी डिस्काउंटिंग रेट यूज हो सकता है। किसी को लग रहा है ऑफेंडिंग अभी भी कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए? क्लियर है ना? आप जब सारे डॉट कनेक्ट करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा, बट अभी वो जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तब बता पाएंगे। डन? ये तो वैसे भी देने वाला है सही बात है। एक है ना वो लाइन लिख लो आप लोग जहां पे वो छोड़ा है ना, वहां पे वो जो उसके लिए जगह छोड़ी ना वहां पे लिख लेना। डिस्काउंटिंग रेट लिखना, डिस्काउंटिंग रेट इज डिपेंड ऑन risk of future cash flow, risk associated with future cash flow. Discounting rate is depend on risk associated with future cash flow. Higher risk comma करके higher risk lead to higher discounting rate. Higher risk lead to higher discounting rate. Full stop there. Obviously lower risk lead to lower discounting rate. Okay, next देखना आप लोग अभी भी है ना अपने एक ही फॉर्मूला पे। एक बार ध्यान देना, एक और जो आपको कैलकुलेशन करना है एग्जांपल के थ्रू। अब है ना मैंने 1 साल 2 साल तक का ही करवाया, इट कैन बी फॉर 10 इयर्स। ठीक है कि 10 साल बाद एक कैश फ्लो पड़ा है, उसका आपको आज वैल्यू निकालना है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, ये इसमें काम नहीं होने वाला है कि किसी से पैसे लेने हैं उसका आज का अमाउंट बताओ। ऑब्वियसली ये कोई मतलब नॉर्मल बिजनेस डीलिंग में ऐसा नहीं होता है कि 1 साल बाद वाले को अपने डील कर रहे हैं। ठीक है, जनरली ये किस में काम आता है आप समझो ध्यान से। इट इज यूजफुल इन अ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। एक कंपनी का वैल्यू, एक कंपनी का आज मान लो कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस डिसाइड करना है तो वो कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, जैसे एसबीआई का या रिलायंस का प्राइस है आज 2400 रुपीज, तो 2400 ही क्यों 2300 नहीं, 2500 नहीं? ठीक है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी का भी वैल्यू, ठीक है, आपने शायद एग्जांपल भी दिया हो, कोई भी चीज का वैल्यू है ना, दैट इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। मान लो आपका भी वैल्यू जो है, आपने बात किया होगा आपको कि जैसे इंश्योरेंस में ना टर्म प्लान होता है, जैसे मैं आपको बोला हुआ, जैसे आप अर्न करना स्टार्ट करो ना, सबसे पहला काम है कि आपको टर्म प्लान स्टार्ट करवाना चाहिए। बहुत ही सस्ते में मिलता है और बहुत अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप 25 की एज से स्टार्ट कर दो तो 600 रुपए में 1 करोड़ का कवरेज, 600 रुपीज पर मंथ, दैट इज योर प्रीमियम एंड यू विल गेट अ कवरेज ऑफ 1 करोड़। ठीक है, तो ये इससे बेटर कोई डील नहीं है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोई भी चीज का जो वैल्यू है दैट इज डिपेंड ऑन देयर फ्यूचर इनकम। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल में ये बोला होगा कि अगर आप टर्म प्लान करवाने जाओ तो हर एक पर्सन का टर्म प्लान अलग अलग वैल्यू से होता है। जैसे मेरा 4 करोड़ का होगा तो आपका नहीं होगा 4 करोड़ से। ठीक है, किसी का 40 करोड़ का भी टर्म प्लान हो सकता है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो एक इंडिविजुअल को पकड़ते हैं, उसका लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है कि भाई ये 1 साल में कितना कमाते हैं, तो बोले 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए कमाते हैं, तो 15 लाख इंटू 20 टाइम्स तो कितना हो गया? 3 करोड़ हो गया। तो मान लो इस तरीके से वैल्यू निकलता है कि भाई आपका वैल्यू इस तरीके से निकलेगा। क्लियर है? इन अ सेम मैनर जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होता है, कंपनी की वैल्यूएशन जो होता है ना, वो इसी तरीके से निकलता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या कमाएगी। मान लो कंपनी का एग्जिस्टेंस कितना चलेगा, बोले 100 साल 200 साल, तो 100-200 साल में जो भी कमाने वाले हैं ना, उसको प्रेजेंट मतलब एस्टिमेटेड होता है। इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट नंबर, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। फिर अगर आप देखो ध्यान से, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ रिलायंस का वैल्यू, तो मुझे ये लग रहा था कि कंपनी हर साल 100 करोड़ कमाएगी, लेट्स एज्यूम हाइपोथेटिकली। तो मैंने क्या, कितने साल चलेगी रिलायंस, तो बोले 200 साल तक तो अभी चलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में जो 100 करोड़ रुपए है ना, उन सबको आज प्रेजेंट वैल्यू में निकाल रहा हूँ और उसका एक अप्रोप्रिएट रेट होगा जो अभी आगे जाके सीखेंगे। फिर मेरे को पता चला कि हाँ 100 करोड़ अगर कमा रही है तो इसका वैल्यू एक शेयर का 2300 रुपए होना चाहिए। क्लियर है?
फिर एक साल बाद रिपोर्ट आया कि नहीं ये तो 120 करोड़ कमाने लगी है, तो ऑब्वियसली उस टाइम मार्केट में क्या होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज अब एस्टिमेशन चेंज हो गया, अब 100 करोड़ की जगह 120 करोड़ कमाने लगे। तो इस तरीके से मार्केट में वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर आप कम कमाओगे, नहीं होता, रिजल्ट अगर अनाउंस किया तो उस दिन मार्केट में बहुत सारा मूवमेंट होता है, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जब जो कोई प्राइस देता है ना 2300 रुपीज, उसके बैकग्राउंड में बहुत लंबा कैलकुलेशन है। 2300 रुपीज आप समझो, 2300 रुपीज ऐसे ही नहीं हो कि मेरे मन में आया और मैंने बोल दिया 2300, बहुत सारा कैलकुलेशन होता है और उसमें रिजल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से जब आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जाते हो ना, तब टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। सिखाने को अपने इस तरीके से सिखा दे कि किसी से 1000 लेने हैं, चलो इस तरीके से स्टार्ट कर दे, बिकॉज वो वाला बात अभी अपने सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या शायद आपको नहीं भी पता चले अगर मैं वो वाली चीजें सब डिस्कस करना स्टार्ट कर देता। देन चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखना आप लोग। Calculate the present value of following cash flow. Discounting rate 10%. Number one, rupees 25,000 standing at t is equal to 8. 8वें साल के एंड में है, ये 25,000 रुपए, एंड रुपीज 50,000 स्टैंडिंग एट t is equal to 9. 9वें साल पे 50,000 रुपए, बस दो ही वैल्यू, रेट इज 10%। बोलो आंसर। फर्स्ट क्या था, प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रेज टू n। फ्यूचर वैल्यू इज 25,000 और 1.10 रेज टू क्या हो जाएगा 8 ना, 8 साल आगे है, ठीक है, उसको 8 साल का डिस्काउंटिंग करना है। सो 25,000 बोलो फैक्टर 2.14, 4 डेसिमल तक चल जाएगा, ठीक है, अब लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आंसर बोलो। 11,663.17। आ रहा है ये सबका, आ रहा है ना ये। सेकंड आंसर, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस i रेज टू n, 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू 9। 9 इज ओके, 9 साल है, तो 50,000 फैक्टर बोलो 3579। ओके, वैल्यू 0.80 आ रहा है यही कि कुछ चेंज है, यही आ रहा है ना। ओके, तो यही आप ना अपने यहाँ पे अगर टाइमलाइन पे ड्रॉ करें तो t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे t इज इक्वल टू 8 पे कितने थे 25,000, उसका आज का वैल्यू था 11,663.17 और t इज इक्वल पे 9 पे जो 50,000 है उसका आज का वैल्यू, ये इसका वैल्यू और इसका आज का वैल्यू है
21,204.18। मैं वापस से एक स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। फाइनेंस में बैठ के ये 25,000 और ये 11,663 को आप सेम रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है, प्रोवाइडेड रेट क्या चल रहा है 10, ठीक है, और सेम इसके भी 50,000 और ये 21,204.18 को सेम रिस्पेक्ट दिया जाएगा अगर रेट क्या चल रहा है 10। क्लियर है? अब ना ये एक्चुअली ना अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि इट इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर, सो ऑब्वियसली ये बहुत सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ये आने वाला है। क्लियर है? सो ये जो फैक्टर बनाने को बना दिए अपने, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इन मेन सम आपको इस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। सिंपल क्या होगा, तो आप कैलसी से सीधा आंसर ला दो, वो चलेगा। कैसे आएगा एक बार कैलसी में करना सब लोग, शायद बहुत सारे लोग कर भी रहे बिकॉज बहुत जल्दी आंसर आ रहा है, तो वही वैसा ही पॉसिबिलिटी है। कैसे करेंगे आप देखो, 25,000 डिवाइडेड बाय आपका रेट क्या था 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1। अब इज इक्वल दबा दो फॉर 8 टाइम्स बिकॉज योर n इज इक्वल टू 8। अब है ना किसी के पास वो कैलसी प्रॉपर नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है, फिर उल्टा पुल्टा आंसर आएगा। हाँ आप कौन सा कैलसी है? नहीं वो तो चलेगा, वो ये एक्यूरेट आंसर है आपने जो अभी किया ना, दैट इज प्रिसाइज पिन पॉइंट आंसर बिकॉज उसमें कोई राउंडिंग अप नहीं है, वो सिस्टम ही सब चला रहा है। आप ये जो लिखते हो ना 2.143588 दैट इज राउंडिंग अप, कैलसी भर के आया होगा वो तो, ठीक है, 4-5 डेसिमल थोड़ी होगा, पूरा 12 डेसिमल होगा ना, तो वो तो आप वो कैलसी में जब आप कर देते हो ना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25,000 आपको लिखना है डिवाइडेड बाय 1.10 जो भी आपका इंटरेस्ट रेट हो, एंड देन यू हैव टू प्रेस इज इक्वल फॉर n टाइम्स, जितने साल का डिस्काउंटिंग है 8 बार तो 8 बार दबा दो। अगर आपका नहीं आ रहा है ना तो कैलसी बदल देना, ठीक है, क्योंकि है ना वो ये कैलसी आप जो लोग पढ़े उनको मैं पहले भी बोला हुआ है, बिकॉज स्टैंडर्ड नॉर्मल सिटीजन का कैलसी नहीं है ना, तो वो इज इक्वल फंक्शन जो रिपीटेड है या जीटी फंक्शन है या मेमोरी प्लस फंक्शन, ये सब तो यूज करेंगे अपने, ठीक है, तो वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि कैलसी आपको चेंज कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड कैलसी लाना चाहिए। इज इक्वल 8 टाइम्स आ गया ना, दूसरा भी आ जाएगा वैसे तो। ये ना ये बेसिक जो टीवी है ना, बेसिक वाला सिंगल कैश फ्लो को डिस्काउंट करने का काम खत्म हो गया अपना। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद द एनयूडी, ठीक है, उससे पहले आप है ना एक एग्जांपल लिख लो, दैट इज योर होमवर्क सम। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश फ्लो। अब ना अलग अलग केस है, ध्यान देना, अलग अलग डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग रहेगा। ₹75,000 at t is equal to 7, discounting rate is 12। 12 का फैक्टर क्या होगा 1.12, 1.12 हाँ, ओके, देन ₹80,000 at t is equal to 3, discounting rate is 14, तो फैक्टर will be 1.14। थर्ड ₹90,000 at t is equal to 7, discounting rate is 8, फैक्टर क्या होगा 1.08, not 1.8, 1.8 कर दिया ना, means I want to say that present value is equal to future value divided by 1 plus I raised to n ना, तो future value कितना है यहाँ पे 90 और discounting rate will be 1.08 raised to 7। 1.8 means 80%, ठीक है, 1.8 means 80, अपने 8 चाहिए तो 08 हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ वाला ₹1,25,000 at t is equal to 12, discounting rate 7, डन। ये 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस एन्युटी और उसके बाद में परपेचुइटी, देन 3 लेक्चर में विल कंप्लीट दैट टीवीएम डिस्कशन।
99%. अभी है ना ये फर्स्ट वीक, ये जो सारे लेक्चर्स है दैट विल बी अपलोडेड इन यूट्यूब, और ये ओपन फॉर ऑल है। तो अभी वो एप्लीकेशन वाला किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर, एप्लीकेशन में कब एक्सेस मिलेगा एंड ऑल दैट, वो एक वीक के बाद ही है, ठीक है। फर्स्ट वीक टोटली विल ये जो सारे के सारे लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है और वो फ्री फॉर ऑल है, कोई भी वहां से देख ही सकता है, ठीक है। डन, चलो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करके आना एंड विल स्टार्ट विद एन्युटी डिस्कशन। कल का शेड्यूल बोला आपको, कल का एक बार शेड्यूल देख लो, सेम टाइमिंग है, लेक्चर स्वैप हुए। फर्स्ट लेक्चर आपका जो है 10:30 ऑनवर्ड, 10:30 to 12 दैट इज ऑफ फाइन एफएम, एंड 12:30 से लेके जो 2 o'clock होगा दैट इज ऑफ आईडीटी। और अगेन इसमें टीवीएम चलेगा, तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं दे कैन टेक अ कॉल, ठीक है। अगर आपको आता ही है कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा स्क्रीन एक मिनट की शेयर करो वो क्वेश्चन बोलो। डन हो गया, ओके चलो।